ये डिस्टेंस, अगर ये तुमको दिया हुआ है, मान लो ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये बोल दिया 10, तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा? तुम्हें कैलकुलेट करना होगा ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस की ज्यादा जरूरत है। समझ में आ रही है बात? परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जरूरत है, तो लिख सकते हो यहाँ आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे देखते हैं कुछ सवाल करके। हटा दी इसको। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। लिखना फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of given masses from y dash axis। ये तुम्हारा एक्सिस है, सारे पॉइंट मासेस के अरेंजमेंट है कुछ, अगर इस तरह कैलकुलेशन करना होगा। एक मास के लिए हमने निकाला, अगर 2 मास दे दिया, 3 मास दे दिया, 4 पॉइंट मासेस का कुछ ऐसा अरेंजमेंट दे दिया, तो फिर कैसे कैलकुलेट करें? सवाल लिख लो सब कोई। यस सर। अब देखो बहुत सारे मासेस है, तो हम इंडिविजुअल मास का निकालेंगे, ऐड कर देंगे। एक मास का निकाला, दूसरे मास का निकाला, तीसरे मास का निकाला, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली ऐड करेंगे, इसमें नहीं सोचेंगे कि किधर पॉजिटिव होगा किधर नेगेटिव होगा, वो सारी चीजें नहीं देखी। ठीक है। तो अगर इसके लिए कैलकुलेट करते हो मास 1, अगर ये मास 1 है, ये मास 2 है, ये मास 3 है, आई जो यहाँ पे होगा, आई अबाउट वाई कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 मासेस है, तीनों मासेस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो इसके लिए अगर निकालोगे तो इट विल बी M1 R1 स्क्वायर, दूसरे के लिए M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर। M1 का मास 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस इसका मास कितना है 2, डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.5, इसको ऐसे कर सकते हो 1/2 होल स्क्वायर प्लस थर्ड वाले के लिए कितना होगा 3 kg इंटू 1 बाई, या इसको लिख सकते हो इससे 4/10 होल स्क्वायर।
ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई ऐसा नहीं सोच रहा ना सर ये इधर वाले को आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इधर वाले को नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो? ऐसा स्केलर किसी के दिमाग में क्वांटिटी आ रहा है? नहीं सर, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली हर पार्टिकल का निकाल करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस इधर से क्या आएगा एक बार बताना 48 by 100 भाई 12/25 करो या 48/100 करो सेम चीज है। इसको मैं पॉइंट में ही लिख दे रहा हूँ, इट विल गिव 0.5 एंड इट विल गिव 0.48 48 ऐड कर दो तो 1.98 यूनिट क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, बोलो किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? पॉइंट मासेस कैसे भी अरेंज करके दी हुई हो, तुमको पता क्या करना, मास पता करो, कितना डिस्टेंस है एक्सिस से वो पता करो, ठीक है, किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है वो पता कर लेंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक पार्टिकल का निकाल करके ऐड कर देंगे। वैसे ही सेकेंड वाले केस में चलते हैं। सेकेंड वाले केस में अगर देखोगे एक ट्राइंगल दिया हुआ था, ट्राइंगल पे यहाँ पे और यहाँ पे मासेस दी हैं और इस एक्सिस के अबाउट तुमसे पूछ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट Nine होगा। मोमेंट ऑफ पूछ रहा है, ये वाई पाई बाई डैश। अब देखो ये जो मास है ना ये एक्सिस पे ही रखा हुआ है, ये जो थर्ड मास है ये कहाँ रखा हुआ है, एक्सिस पे ही रखा हुआ है। मतलब अगर इसको मैं m3 कंसीडर करूं तो m3 के लिए जी जो i3 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 होगा। 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में r जो है वो कितना है, R तो 0 है। 0। तो इसके लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर एक्सिस मास से पॉइंट मास से पास करता हुआ चला जाए, पॉइंट मास को इंटरसेक्ट करते हुए चला जाए तो क्या होगा, उसके चलते जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0 होगा, क्योंकि mr स्क्वायर में r ही 0 हो गया, i 0। बस यहाँ पे इसका और इसका कैलकुलेट करना है। तो ये मास कितना दिया था मैंने एक बार बोलो, 3 था, 2 kg। तो केजी इधर 2 kg। ये गैप कितना था, टोटल 3/2 साइज 3 दिया हुआ था, हाँ तो ये 3/2 हो जाएगा एंड दिस विल बी आल्सो 3/2। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका सोचो ही मत, आई वाई वाई जो होगा इट विल बी हाफ, सॉरी हाफ नहीं 2 इंटू 3/2 होल स्क्वायर, 2 बार करना है इससे इधर 2 मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी 9 kg मीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़े। Yes, sir. लिखना एक और प्रॉब्लम है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the given point mass system, moment of inertia of the given point mass system about an axis of the given point mass system about an axis passing through about an axis passing through its center of mass, passing through its center of mass, passing through its center of mass। ये एक सिस्टम दिया हुआ, एक मास कैपिटल एम है, दूसरा मास स्मॉल एम, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है स्मॉल एल है। अब एक ऐसे एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कहां से पास कर रहा होगा, उसके COM से। इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है।
तो यानी पहला जो हमारा काम होगा यहाँ पे क्या एम कैलकुलेट एल करना स्क्वायर बाई होगा, 2। ml स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। मासेस अलग अलग है, सेम मत रखो, मासेस को अलग अलग कर दो, एक को हाँ स्मॉल सर। m कर दो, एक को कैपिटल सेम रखोगे तो ml स्क्वायर बाई 2 आएगा। हो गया? हाँ सर। कितना आया बोलो? एल स्क्वायर बाई 4 इंटू एम प्लस एम। स्क्वायर बाई 4 इंटू m प्लस m, ऐसा कुछ है क्या? चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालोगे, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? मान लो यहाँ से इधर का ही सेंटर ऑफ मास है इसका, ये सेंटर ऑफ मास है जो कि x डिस्टेंस यहाँ से है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे होगा? l माइनस एक्स पे होगा, है कि नहीं? और सेंटर ऑफ मास निकालने का Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन में यही पे रख दूं, मान लो इसको मैं ओरिजिन रख दूंगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा mx m माइनस एक्स। यहाँ पे मैं ओरिजिन डिसाइड कर ले रहा हूँ, o मैं यही पे ले रहा हूँ, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है। और एक एक्सिस जो यहाँ से पास कर रहा है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सेंटर ऑफ मास मेरा यहाँ पे है और वहीं पे मैंने ओरिजिन ले लिया, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? 0 0 पे चला गया। अब यहाँ से x डिस्टेंस इधर m है, कैपिटल M है, और l माइनस एक्स डिस्टेंस इधर स्मॉल m है, ठीक है? तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा xcm, क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस x1, यही होता है m1 प्लस m2, ये होता है। अब xcm कितना हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि मैंने माना कहा है कि सेंटर ऑफ मास इसका 0 पे है। अब वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू कैपिटल M, x1 क्या रखे? x रखे या माइनस x रखे? बोलो। माइनस एक्स। x1 की वैल्यू माइनस सर एक्स। माइनस रखना पड़ेगा। इस साइड है तो माइनस x प्लस स्मॉल m, यहाँ पे क्या रखेंगे? l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई m प्लस स्मॉल m। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, बोलो x कितना आएगा? x की वैल्यू बताओ। भूल गए हो क्या ये सब कैलकुलेट करना? सर हाँ बोलो। आपने वो पहले जो पकड़ा वो एक बार समझा देंगे, वो जो सेंटर ऑफ पकड़ा? मास 0 0 वो हाँ, कोऑर्डिनेट। सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया, सेंटर ऑफ मास इस यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे है। क्या मैंने माना? सेंटर ऑफ मास यहाँ से x डिस्टेंस पे है, ठीक है? अब ये जो x डिस्टेंस है ना, यहाँ पे मैं ओरिजिन ले लिया कि जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे ओरिजिन है, यानी xcm कहाँ कितना होगा? 0 होगा, ठीक है? हाँ सर, हाँ सर, तो अगर xcm 0 होगा तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। 0। हाँ जंक्शन क्या है, मैंने अज्यूम ही कर लिया कि हमारा सेंटर ऑफ मास जहाँ सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे मैंने ओरिजिन ले लिया। तो अगर वहीं पे रेफरेंस ले लिया तो सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा? 0 0 आएगा। तो वहां से मैं x निकाल लूंगा, वहां से मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा। तुम ओरिजिन यहाँ भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। ओरिजिन हमारे हाथ में होता है, कहीं भी उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू उधर से कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बताओ? ये तो इधर चला गया, एल बाई एम प्लस एम। स्मॉल m प्लस m, ये आया तुम्हारा। हाँ सर, वही वही आया था। हाँ, कैसे भी करोगे यही आएगा। तुम ओरिजिन कहीं भी रखो, मतलब
ये जो पार्टिकल नहीं, है ये हमने कितना सर दूर, आपने जो पहले सिखाया था ना, वो एम पे कैपिटल एम पे 0 0 करके वो करा। कैपिटल एम का, तुमने कैपिटल एम पे 0 करा होगा तो भी एक्स की वैल्यू इतनी ही आई होगी। हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। अब सेंटर ऑफ मास से बड़ा वाला मास कितनी दूरी पे है, कितना दूरी पे है। तो पहले वाले केस में तुमने ओरिजिन, अगर मैंने पहले जो बताया था उसके अनुसार तुमने ओरिजिन यहाँ ले लिया, ओरिजिन अगर यहाँ ले रहे हो तो तुम डायरेक्टली एक्स कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि अब सेंटर ऑफ मास कितना दूरी पे है, एक्स दूरी पे, वो तुमने माना है। मैंने उल्टा कंसीडर कर लिया, सेम चीज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ओरिजिन कैसे लेते हैं, वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो हमेशा हमारे हाथ में होता है, हम उससे खेल सकते हैं। अब मैं यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, कहीं भी रख दूं, वो मेरे हाथ में है। बस फायदा क्या होना चाहिए, कैसे भी कैलकुलेट करो, आंसर जो आएगा उसमें वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। तुमने कैलकुलेट करा इतना आया होगा, मैंने भी कैलकुलेट करा, एक्स की वैल्यू इतनी नहीं आएगी। कहने का मतलब एम कितना दूरी पे है, इतना दूरी पे है सेंटर ऑफ मास से। समझ में आ गया? हाँ सर। सर हाँ सर। अब हाँ बोलो। सर सर बोलो, बोलो। ये सर क्या हो रहा है वो सर क्वेश्चन? क्या हो रहा है, चुप कहा थे तुम? नहीं सर, सर मैं अभी अभी आया। अभी अभी है, एक सवाल है। हाँ। ये एक सिस्टम है, इस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शियल निकालना है, और ये लाइन पास कर रहा है इसके सेंटर ऑफ मास से। तो अभी हम सेंटर ऑफ मास निकालने ओके की सर। कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितना दूरी पे है, सेंटर ऑफ मास ये निकल गया, एक यहाँ से कितना दूरी पे होगा, ये वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ सर, वो ये सर डिस्टेंस कितना होगा। वो सर अब समझ तुम्हें गया। करना क्या है, तुम आई कैलकुलेट करोगे, ये मैं हटा दे रहा हूँ। आई जो होगा, आई विल बी सिंपली कैपिटल एम एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल एम एल माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। सर MM L² / M + M होगा। कितना निकाला तुमने, बोलो फिर से। सर MM L² / M plus M. M+M। ये आएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर हाँ दो, सर, सिंप्लीफाई yes सर। करने के बाद। किसी कोई कंफ्यूजन हो रहा है? हमें इस लाइन के अबाउट निकालना है, इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हमने एक्स निकाला, एक्स निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है उस तरह, एक्स कैलकुलेट करा। आई क्या होगा, एम एक्स स्क्वायर, इसके लिए आई कितना होगा, एम इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वो करा यहाँ पे। और एक्स हमने पिछले वाला केस से जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट था वहां से हमने एक्स कैलकुलेट करा, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इतना आएगा। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन है? आधे लोग सेंटर ऑफ मास निकालने से ही परेशान है, कैसे निकाले कैसे निकाले, होना परेशान। नहीं सर, वो तो नहीं सर सर। आता है। नहीं सर। अच्छा, अच्छा लगा सुन के कि आता है। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब पॉइंट मासेस कैसे भी अरेंज करके देना, पॉइंट मासेस कैसे भी अरेंज करके दे, उसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पॉइंट मासेस, बहुत सारे मासेस दे दिया तुमको, पॉइंट मासेस अलग अलग मास कर रख दिया, तुमको पता क्या करना है, मेन चीज है डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट मास का एक्सिस से, वो पता करना है। फिर mr² फॉर्मूला यूज कर दो, फिर सबको ऐड कर दो, यही करना होता है। ठीक है ना? अब चलते हैं, अगर कंटिन्यूअस सिस्टम दे दिया तो, जैसे रॉड दे दिया, डिस्क दे दिया, रिंग दे दिया, सिलेंडर हो गया, या फिर स्फीयर, हेमिस्फीयर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, ये पॉइंट मासेस नहीं है। जैसे अगर मैं ऐसा अरेंजमेंट देता हूँ, बहुत सारे मासेस ऐसे अरेंज करके रख दिया, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। जैसे अलग अलग जगह पे मैंने पॉइंट मासेस अरेंज करके रखा है और मैंने बोल दिया कि ये तुम्हारा एक्सिस है, इसके अबाउट बताओ रोटेशन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, इस मास का डिस्टेंस कितना है, इस मास का डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, अगर ये m1 है, m2 है, m3 एंड सो ऑन रखा हुआ है, तो r1 r2 r3 पता करो, इंडिविजुअली निकालो, ऐड कर दो। लेकिन अगर इस डिस्क्रीट मास के सिस्टम की जगह तुमको कुछ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, जैसे एक रॉड रख दिया यहाँ पे, बोल रहा है कि अगर इस रॉड को मैं इस लाइन के अबाउट घुमा रहा हूँ, वाई के अबाउट घुमा रहा हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। या फिर डिस्क दे दिया, बोल रहा है ये डिस्क है, मैं इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, या रिंग है, इसको गोल गोल घुमा रहा हूँ, या कोई भी प्लेट दे दिया, ऐसा कुछ शेप दे दिया और पूछ रहा है बताओ तुमसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे जितने भी सिस्टम होते हैं उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस मास सिस्टम। क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोलोगे। तो अभी जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग होगा तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया
तो शॉर्ट फॉर्म में एमआई लिखते हैं, ऑफ कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी अगर रिजिड बॉडी है हमारे पास तो उसमें भी हमें किसी पर्टिकुलर शेप के बारे में पढ़ना है। सारे ऐसे रैंडमली कोई भी बॉडी नहीं उठा लेंगे और उसके लिए परेशान हो जाएंगे कि सर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। कुछ ऐसी बॉडीज होती है स्टैंडर्ड बॉडी, स्टैंडर्ड शेप, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होना चाहिए। कि अगर पूछ दिया जाए कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट, या फिर किसी एक एंड के अबाउट, तो ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कैलकुलेशन हम जा करके फिर एग्जामिनेशन हॉल में कर रहे हैं, वो रिजल्ट याद रहेगा, उससे रिलेट करके तुमको अदर क्वेश्चन पूछ सकता है उसका डायरेक्ट यूज करके। अब वही तुमको याद नहीं रहेगा तो रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ रही है बात, तो लिखेंगे। हाँ अब इसका मेथड क्या होता है, देखो जो बेसिक फॉर्मूला है, जो मतलब जहां से ओरिजिन आया, जहां से ओरिजिनेट होकर के आई आया, दैट वाज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, यही था ना मेन जो हमारा आया था। आई वो कहाँ से उठ के आया था कि जब हम काइनेटिक एनर्जी का इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब हम निकाल रहे थे हमें ये टर्म लिखा था, और इस टर्म को हमने क्या बोला था कि दिस टर्म इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कोई भी बॉडी होगा, अगर तुम उसका एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, उस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, चले चाहे वो रॉड हो, चाहे वो डिस्क हो, चाहे वो एलिमेंट हो। रॉड होगा, एलिमेंट काटेंगे, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रॉड का मिल जाएगा। वैसे अगर हमारे पास डिस्क है, डिस्क में एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट कर दो विथ प्रॉपर लिमिट, हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? यानी बेसिक चीज क्या है, बेसिक फॉर्मूला ये है तुम्हारा, ये चीज तुमको पता है, डीएम निकालो, आर निकालो, लिमिट के साथ इंटीग्रेट करो, काम बन गया। तो पहला हेडिंग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसमें लिख सकते हो वैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड या इसको यूनिफॉर्म रॉड भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूनिफॉर्म ही लिखो, ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म लिखना, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड कहने क्या मतलब है, लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट, Mass distribution is uniform. मास डेंसिटी या लीनियर डेंसिटी जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेरी करेगा उसके लिए भी हम क्वेश्चन करेंगे कि अगर वेरिएबल होगा फिर कैसे करेंगे। इसमें दो केस बनता है, केस वन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, रॉड के दो एंड होते हैं, ठीक है, दोनों एंड में किसी एक एंड के अबाउट अगर तुमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये तुम्हारा रॉड है जिसका लेंथ दिया हुआ है कैपिटल एल, इसका मास दिया हुआ कैपिटल एम। इस लाइन के अबाउट, ये जो लाइन है जिसको मैं वाई डैश से अगेन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इस एंड के अबाउट भी हो सकता है या इस एंड के अबाउट भी ले सकते हो, दोनों सेम बात होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तुम्हें। तो प्रोसेस क्या है समझ लेना, एक बार प्रोसेस समझ लोगे तो कोई भी शेप देगा अपने मन से कर सकते हो। हो गया, हटाए ऊपर वाला। हाँ सर। चलो समझते हैं क्या काम होगा। अब ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, कंटिन्यूअसली मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा बॉडी हमने लिया है, तो क्या करेंगे, अब इसमें एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। अब क्या होगा, बहुत सारे छोटे 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 ऐसे पार्टिकल को अरेंज कर दो, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स अरेंज कर दो तो क्या बना देगा, एक रॉड बना देगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सिस है यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूरी पे जाकर के
x डिस्टेंस दूरी पे जाकर के हमने एक छोटा सा एलिमेंट काटा dx लेंथ का। x डिस्टेंस दूरी पे जाकर के क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट काटा dx लेंथ का, और अगर इस dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट निकाल लें, उसको इंटीग्रेट कर दे तो पूरे रॉड का निकल जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अगर देखोगे कितना आएगा, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट विल बी एक्स स्क्वायर dm, होगा कि नहीं होगा? डी की जो वैल्यू होगी कितना हाँ होगा, सर, एक्सिस से डिस्टेंस कितना, x, dm इसका मास है, dm कैसे निकालोगे, dm की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर एंड m by l lambda into dx, लेमडा dx यही होता है, जहां पे लेमडा, इधर लेमडा कितना होगा, कैपिटल Yeah, M then टोटल M by मास L। डिवाइडेड बाय, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में लेमडा दिया हुआ है तो तुम डायरेक्टली लेमडा यूज कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन में मास दिया हुआ है m m by और l, लेंथ दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, m by l into dx, है कि नहीं? तो di जो होगा, di कितना हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर m by l dx होगा। अब तुम्हें हाँ क्या सर, करना है, ऐसे हाँ बहुत सर। सारे एलिमेंट है, कोई ठीक यहाँ ठीक, एलिमेंट काट सकता था, कोई यहाँ काट सकता था, कोई यहाँ काट सकता था। अब इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट पुट कर देना है। इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन लिमिट समझने के बाद। कोई अगर यहाँ पे एलिमेंट काटता तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी होती, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट Zero. काट लेता तो x की जीरो वैल्यू होता, कितनी हो जाती, जीरो होता, zero, अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट काटता तब x की वैल्यू कितनी होती, एल l, l। एल, l, यानी लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट कितने का, zero to जीरो टू एल, जीरो लोअर लिमिट का, कितना है, l, अपर लिमिट कितना है, एल है। यानी जो L है। इंटीग्रेशन करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो से लेकर के एल तक करेंगे। यानी अब हमारा काम क्या होगा, तो MOI ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विल बी आई, जिसका मतलब है इंटीग्रेशन DI या फिर एक्स स्क्वायर m by l dx, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के l तक। लिमिट सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे सब कुछ करते हैं लिमिट तक, लिमिट पे जाकर के ही फंस जाते हैं कि सर लिमिट कितना ले। तो लिमिट कैसे सोचते हैं, जो एलिमेंट काटते हैं ना उसको खिसका करके देख लो कि आगे कितना तक जा सकता है, पीछे खिसका के देख लो कितना तक जा सकता है। तो आगे पीछे खिसकाए तो पता चला x की वैल्यू 0 हो सकती है, x की वैल्यू l हो सकती है, और यहाँ से जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर खींच लो। खुद करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है। अभी ये छोटा मोटा इंटीग्रेशन तुम खुद से करो, ml by 3, ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है, बाकी सब लोग करेगा। ml square by 3 सर। सर एम एल स्क्वायर बाय 3। सबका आ रहा है, सबका सिंप्लीफाई हाँ, करोगे, आई विल बी ml स्क्वायर बाई 3, एंड के अबाउट ml स्क्वायर बाई 3 आया। मतलब रॉड को अगर ऐसे यहाँ से पकड़ करके रोटेट करना शुरू करोगे, ऐसे अगर रोटेट करो, एक एंड के अबाउट रोटेट करोगे तो उससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी हाउ मच, ml ml square by स्क्वायर बाई 3, 3, ठीक है ना। अब बात करते हैं केस नंबर 2 का। अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। सेंटर ऑफ मास मतलब अगर ये रॉड है तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है तुम्हारे पास तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ से पास करेगा, मिडिल से। ज्योमेट्रिक सेंटर L/2 से। L/2, ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है। अगेन इसका मास हम m ले रहा है, लेंथ जो है अभी भी कितना ले रहा है, l ही ले रहा है, ठीक है। अब इसमें वही प्रोसेस सेम होगा, एलिमेंट के लिए निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करते टाइम किस पे ध्यान देंगे, लिमिट पे ध्यान देंगे कि लिमिट हम कैसे ले रहे हैं। तो अभी भी मैंने क्या करा, ये तुम्हारा एक्सिस है y y डैश, x जो मैं लूंगा ना वो देखना कहाँ से ले रहा हूँ, x कहाँ से ले रहा हूँ, एक्सिस
अभी भी जो मैं x मेजर कर रहा हूँ कहाँ से कर रहा हूँ, एक्सिस से मेजर कर रहा एक्सिस हूँ। से। मतलब x डिस्टेंस इधर जा करके अगर एक छोटा सा मैं एलिमेंट काटूं dx, जिसका मास कितना है dm है, अब मैं ये डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, dm की वैल्यू कितनी होगी m/l। m/l। अगर पिछले केस में तुम समझ गए हो dm की वैल्यू, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि y dm इज m/l dx। लैम्डा का वैल्यू। हाँ, यही तुम्हारा लेमडा होता है। तो di जो होगा, di अगेन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर m/l dx। DM हाँ, dm को मैंने रिप्लेस कर दिया, बार बार dm नहीं लिख रहा हूँ, रिप्लेस करके सीधे मैं ये वैल्यू लिख दे रहा हूँ। अब क्या काम होगा, तो i जो होगा, लिमिट पुट i इंटीग्रेशन ऑफ, एक स्टेप और मैं जंप करूँ, समझना कौन सा स्टेप, जो यहाँ di लिख रहा था सीधे ये वैल्यू लिख रहा हूँ x स्क्वायर m/l dx। अब लिमिट सोचो, लिमिट कहाँ से करोगे, सर -l/2 से +l/2। हाँ सर, -l/2 से l/2 से। देख, अगर कोई इसको खिसकाना शुरू करे, खिसकाते एक्सट्रीम पे आ गया, इस एक्सट्रीम पे यहाँ पे आ गया, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट काटता तो डिस्टेंस कितना होता, यहाँ से इधर की तरफ माइनस इधर की तरफ गया, ठीक है, और इधर कितना गया, इधर गया। समझ में आ रही है बात? सर लेंथ तो सर l है ना। हाँ, लेंथ l है ना, तो ये l/2, इधर l/2, सिमिलरली इधर कितना गया, l/2 गया। नहीं समझ में आ रहा, लिमिट पुट करो, सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। लिमिट समझ में आ गया सबको? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। पुट करो, सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा ml square by 12 सर ml²/12। है, सबका आ रहा है। यस सर। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद i की जो वैल्यू आएगी, इट विल बी ml²/12। इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास, या फिर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रॉड। एक ही रॉड के लिए हमने दो एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, क्या दोनों सेम है? नहीं सेम है सर। दोनों, नहीं सर। नहीं सर। है ना? एक के अबाउट ml²/3 था, एंड के अबाउट हमने निकाला ml²/3, सेंटर से हमने निकाला कितना आया, ml²/12 आया। अब दोनों में कौन सा वैल्यू ज्यादा है? ml²/3 ज्यादा है, एंड पहले के वाला। अबाउट जो जो मोमेंट ऑफ एंड के इनर्शिया है अबाउट वो होता ज्यादा है। है। और मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ा था, मैंने बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है अगर रोटेटरी मोशन में कोई भी चेंज आ रहा है उसको। यानी अगर तुम एंड के अबाउट किसी रॉड को पकड़ के रोटेट करना चाहते हो और सेंटर के अबाउट किसी रॉड को पकड़ के रोटेट करना चाहते हो, तो किस केस में तुमको ज्यादा आसानी होगा रोटेट करना? वो सर सेंटर से about दूसरे वाले में सेंटर में से घुमाने पर। सेंटर के अबाउट, मतलब अगर इस पेन को मैं यहाँ पे होल्ड करके अगर रोटेट करूं तो ज्यादा इजी होगा न, अगर मैं यहाँ पे करूं तो क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल हो रहा है? क्योंकि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है एंड के अबाउट, दैट इज मोर देन सेंटर से ज्यादा, इसलिए इसको यहाँ से नचाना ज्यादा इजी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सबको? कोई कंफ्यूजन? सर हाँ बोलो। सर कोई एक्सिस के साथ कोई एंगल करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल सकते हैं, कोई रॉड अगर। और अभी बताएंगे, परेशान मत हो, पहले ये नोट लिख लो, करवाएंगे क्वेश्चन, नोट में लिख लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया about end is greater than moment of inertia about center of mass of a rod, so it is difficult to change state of rotation about
So it is difficult to change state of rotation of rod, लिख सकते of rod about one of its end. One of its end. नोट का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर रोटेशनल एनर्जी इंड के अबाउट ज्यादा है, इसलिए अगर तुम चेंज करना चाहते हो कोई भी रोटेशनल स्टेट तो क्या होगा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब जो तुमने सवाल पूछा उस पे चलते, उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। 2 सवाल करेंगे रॉड से रिलेटेड, एक जहाँ पे वेरिएबल हम क्या लेंगे, मास डेंसिटी लेंगे, और जो एक तुम एंगल पे पूछ रहे हो वो एंगल वाला था। हो गया, ये हटा दे, नोट लिख लिया सबने? हाँ सर सर क्या हो गया, किसी का नेट खराब है क्या? हाँ हो गया सर। हो गया ना? हाँ। देखो, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the given rod. Find moment of inertia of given rod about y dash shown in the figure. So find moment of inertia Of the given rod about y dash as shown in the figure. रॉड का लेंथ m है, मास m है, लेकिन ये एक्सिस से कितने का एंगल बना रहा है? थीटा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये तुम्हारा अगर एक्सिस है, दिस इज योर एक्सिस, रॉड ऐसे है, ठीक है ना, एंगल कितने का बनना है? थीटा का बनना है, लेंथ m है, मास m है। सोचो थोड़ा कैसे करेंगे इसको। समझे कैसे करना है इसको, या ट्राई कर रहे हो? हाँ सर पता है? चलो देखो, इसमें क्या होगा, एलिमेंट काटोगे ऐसे, मान लो यहां से स्मॉल एल डिस्टेंस पे जाकर किसी ने डीएल लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट काटा। डीएल लेंथ का क्या करा, छोटा सा एलिमेंट काटा, ठीक है। तो अगर इस एलिमेंट का तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या तुमको ये डिस्टेंस चाहिए या परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर वाला परपेंडिकुलर वाला। एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो तुम्हारा स्मॉल परपेंडिकुलर एल डिस्टेंस साइन थीटा आर होगा, स्मॉल आर होगा, ये होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल से तुमको साफ साफ दिख रहा है कि ये एल है, ये आर है और ये थीटा है। तो एल और आर का रिलेशन बता सकते हो? स्मॉल एल साइन थीटा। ठीक है। तो अगर इस एलिमेंट का, अगर एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट अबाउट y डैश कितना होगा, डी आई, इट विल बी डी एम आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर डी एम होता है, आर स्क्वायर डी। जहां आर स्क्वायर जो होगा, आर को लिए मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब आर की जगह लिखोगे एल साइन थीटा स्क्वायर, डीएम की जगह क्या लिखूं मैं? डीएम की जगह बता दो क्या? लैम्डा lambda डीएक्स। लैम्डा, yes लैम्डा मतलब यहाँ M by L dx। M by कैपिटल L। ये होगा। किसी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर।
अब डी जो आया, डी मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, इट विल बी एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई एल, कैपिटल एल और इस स्मॉल एल में कंफ्यूज मत होना, इनटू डी एल, ये होगा। और अगर इसी को इंटीग्रेट कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। इसी को अगर इंटीग्रेट हाँ, कर दे तो काम बन जाएगा। अब जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा वो देखें, वो इसी को मैं मिटाऊंगा क्योंकि इधर समझना है थोड़ा। इसको हटा दूं, ये लिख चुके हो। हाँ सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, तो MOI ऑफ रॉड अगर देखोगे तो इट विल बी I इंटीग्रेशन, ये वाला टर्म, M साइन स्क्वायर थीटा बाई कैपिटल L LDL। अब इंटीग्रेशन का लिमिट सोचना है, लिमिट कैसे रखेंगे। देखो, जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो R के टर्म में कर रहे हो या DL के टर्म में कर रहे हो, किसके टर्म में कर डीएल रहे के हो, टर्म में। डीएल के टर्म। डीएल के टर्म में। यानी हम इसको स्लाइड करेंगे, इसको ऐसे स्लाइड करके देंगे। तो अगर इसको स्लाइड करके मैं यहाँ पे रखूं तो L की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 हो इसको सकती स्लाइड है। करके मैं 0 यानी लोअर लिमिट 0 to L। अगर मैं इसको स्लाइड करके यहाँ पे रखता तो कितनी वैल्यू होती, कैपिटल L, कैपिटल एल तक। मतलब जो I होगा इट विल बी M साइन स्क्वायर थीटा, इधर होगा इंटीग्रेशन 0 to L L DL L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर छूटा हुआ, L स्क्वायर DL, ठीक है। कंफ्यूजन है किसी को? नहीं सर। बोलो, अभी तो यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन तो बोल लो, नहीं है ना? नहीं सर। डिफाई कर लो इसको, कितना आ रहा है। सर नीचे एक एल छूट गया, कैपिटल एल। कैपिटल एल, यहाँ पे कैपिटल एल, ये बाहर निकल जाएगा। सो आई विल कम एज ML स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर साइन थीटा, स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है। इसको वेक्टर की तरह नहीं सोच लेंगे कि सर वेक्टर वाले टर्म में आई कॉस थीटा आई साइन थीटा में कर दे तो हमारा काम नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये रॉड ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कंपोनेंट इधर कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस कंपोनेंट, वैसे नहीं करेंगे। वैसे करोगे तो क्या आ जाएगा, तुम वेक्टर से डील कर रहे हो, जबकि आई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए जो बेसिक वाला टर्म है वहीं पे जाकर के हमने रिजॉल्व कर लिया, हमें ये डिस्टेंस की जरूरत है ना कि इस डिस्टेंस की। तो हमने कैलकुलेट करा, वैल्यू पुट करा, ये सारी चीज। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। नहीं सर। आगे बढ़े, चलो एक और सवाल करेंगे रोड पे। लिखना, लिखना, a rod of length L, capital L, a rod of length capital L has mass density, a rod of length capital L has mass density, has mass density, has mass density lambda equals to ax square, has mass density lambda equals to ax square, where a is constant and x is distance from one end lambda is equal to x square, where a is constant and x is distance from one end. One end, end के सामने ऐसे a लिख सकते हो, जो end है उसको हम a नाम से जानते हैं।
हो गया। then find moment of inertia, then find moment of inertia of this rod, then find moment of inertia of this rod about end A, then find moment of inertia about end A. पिछले सबने सवाल हाँ सर। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, सॉल्यूशन तुम ही कर देना इसका। क्या कर रहा है कि एक रॉड है, लेकिन इस बार इसका जो डेंसिटी है ना वो वेरी कर रहा है। कैसे? एक रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a कहाँ से मेजर कर रहा है, इस एंड से मेजर कर रहा है, इधर x वेरी कर रहा है। तो इस एंड के अबाउट, a के अबाउट तुमसे पूछ रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। लेंथ दिया हुआ है तो सर a l⁵ 5/5। हाँ सर वही। सर बोलो। सर हाँ a सर, l⁵ A 5/5 5/5 l टू द पावर 5/5। 5। यस सर। 5। बाकी लोग l टू द पावर 5 आ रहा है। हाँ सर। a l टू द पावर 5। एक बार डायमेंशन करेक्टनेस उसका चेक कर लेना। सबका रहा है तो फिर ऐसे परेशान मत हो जाने की, गलत है गलत है। सबका रहा है तो सही हो सकता डायमेंशन है। तो बस मैं निकाल नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट है और a का कोई हाँ, डायमेंशन होगा नहीं तो नहीं निकलेगा। एक का डायमेंशन तुम सोच सकते हो कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये लेमडा क्या होता है तुम्हारा, ये खुद से लैम्डा कभी इज कभी ऐसा इक्वल टू पूछ देता है। ax स्क्वायर। हाँ, इस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है तुम कर सकते हो ना। इस लेमडा क्या क्या मतलब है, लेमडा का केजी पर मीटर होता है। हाँ और ये m एक by है तो l। ये कितना है तुम्हारा m, ये है m स्क्वायर है। तो ये इधर जाकर के डिवाइड करेगा तो a का जो यूनिट होगा m l to the power इसका -3। dimension होगा। हाँ, kg यहाँ per से meter निकलेगा cube। तुम्हारा, इधर से निकलेगा ना तो निकाल सकते हो। हाँ ऐसा नहीं कि हाँ सर हो गया, फिर ठीक है। हाँ सर ठीक है। ना। चलो तो वही सेम काम है। तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हारा काम होता है एलिमेंट का निकालना। मतलब यहाँ से जाकर के एक डिस्टेंस पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट काटा, उसके लिए एक्स स्क्वायर डीएम करते हैं। और एक्स स्क्वायर डीएम में डीएम क्या होता है, लेमडा इंटू डीएक्स होता है। यहाँ पे लेमडा तुमको क्वेश्चन में ही दे दिया, बता ही दिया कि लेमडा कितना है, ये है। तो सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी ए एक्स क्यूब डीएक्स, यही हो रहा है। सॉरी पावर 4 हो जाएगा सर 4 हो रहा है। ये सर ये तो 4 आएगा। हाँ, अब आई जो होगा इसी को इंटीग्रेट कर दो, ए एक्स 4 डीएक्स। कहाँ से कहाँ तक, एक एलिमेंट यहाँ काटते तो 0 होता, एलिमेंट अगर यहाँ काटोगे तो कैपिटल एल होगा। ये कांस्टेंट है, चुपचाप बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आई आएगा इट विल बी AL5 डिवाइडेड बाई 5। हाँ सर यही। सबका आ रहा है यही, हाँ सर। ठीक है। रॉड कांस्टेंट है, रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी का दिया हुआ है, तो एंड के अबाउट कितना होगा, सेंटर के अबाउट कितना होगा, एंड के अबाउट ml²/3, सेंटर के अबाउट ml²/12। एंड के अबाउट रोटेट करना मुश्किल होता है थोड़ा, क्योंकि तुमने देखा ही कि ml²/3 आ रहा है तो भी ज्यादा है सेंटर के रिस्पेक्ट में। वैसे ही अगर यूनिफॉर्म दे दिया या नॉन यूनिफॉर्म दे दिया या फिर रॉड को इंक्लाइन करके दे दिया तो उसके लिए भी मैंने बता दिया। यानी 4 केसेस हमने रॉड के लिए डिस्कस कर लिए।
ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अब रॉड जो होता है ना, रॉड का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो किसी किसी बॉडी के लिए, जैसे कोई प्लेट हो गया, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगुलर प्लेट हो गया या फिर स्क्वायर प्लेट हो गया या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट हो गया, उन सारे बॉडीज के लिए रॉड एक एलिमेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं प्लेट दे दिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ प्लेट, तो प्लेट के लिए रॉड कैसे बिहेव करेगा? रॉड विल बिहेव एज एलिमेंट। मतलब अगर प्लेट का निकालना होगा तो पहले हम रॉड का निकालेंगे, एलिमेंट काटेंगे, दैट विल बी इन द शेप ऑफ रॉड। उस रॉड का निकाल के फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो किसका मिलेगा? प्लेट का मिलेगा। समझ में आ रही है बात? वैसे ही आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिंग का, कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। रिंग का निकालने के बाद पता चलेगा कि रिंग जो होता है वो हॉलो सिलेंडर का क्या होगा? तुम्हारा हॉलो सिलेंडर का एलिमेंट होगा। तो अगर हॉलो सिलेंडर का एलिमेंट है तो पहले रिंग का कैलकुलेट कर पाओगे, तब तो हॉलो सिलेंडर का कैलकुलेट कर पाओगे ना। यस सर। हाँ सर। रिंग कैन बी अगेन, रिंग जो होता है वो हॉलो स्फीयर का भी एलिमेंट होता है। हॉलो स्फीयर जो होता है उसका एलिमेंट क्या होगा? रिंग होगा। तो उसके लिए भी अगर रिंग अगर तुमको पता है तब जाकर के हॉलो स्फीयर का निकाल पाओगे। फिर डिस्क की अगर बात करें कि अगर डिस्क कैलकुलेट करते हो तो डिस्क का एलिमेंट कौन होगा? रिंग होगा। अगर डिस्क का तुम्हें कैलकुलेट करना है तो उसमें एलिमेंट काटोगे, वो एलिमेंट कैसा काटोगे? रिंग काटोगे, एक छोटा सा रिंग काटोगे, उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, तुम्हें पूरे डिस्क का पता चल जाएगा। तो यानी नेक्स्ट जो हमारा इसके बाद काम होगा वो हम किसके लिए निकालेंगे? रिंग के लिए निकालेंगे, क्योंकि रिंग भी बहुत सारे बॉडीज का कैसे काम करता है? एलिमेंट की तरह काम एलिमेंट करता है। जैसे। बाकी सबका भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो बोल लो, नहीं तो आज के क्लास यही सर एक सर वो सर ग्रुप में सर एक क्वेश्चन में सर मैंने जो किया है सर वो ठीक है? एक सर वो मिनट में देख क्वेश्चन एक बार सर वो लैडर वाला क्वेश्चन। अच्छा लैडर वाला बोलना, लैडर वाला क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। हाँ किसी सर। ने भेजा भी है। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, ये तुम्हारा वॉल है, ये लैडर है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है अभी के टाइम पे, सेंटर ऑफ मास ये दिया हुआ। तुमने एक जो लॉजिक दिया ना, आंसर उसने सही बताया, लेकिन जो लॉजिक दिया हो ना वो गलत है। लॉजिक वैसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि अगर यहाँ का जो वेलोसिटी है और यहाँ का जो वेलोसिटी है उसमें हमेशा रिलेशन 2 टाइम्स का होगा, ऐसा नहीं होता है। वो रिलेशन वेरी करेगा कंटिन्यूअसली, हम देखेंगे आगे जब करेंगे तो। वो रिलेशन जो है वेलोसिटी का, यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी डिपेंड करती है इस एंगल पे या फिर इस एंगल पे। हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इस एंड का वेलोसिटी और इस एंड का वेलोसिटी, वो इस थीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो इसका जब स्लाइडिंग होगा ना, स्लाइडिंग देखो, अगर सबसे पहले सोचो कि किसी ने एक ऑप्शन टिक करा था यहाँ पे ऐसे कि सर वो नीचे की तरफ एकदम आकर के गिर जाए। ये नीचे कब गिरेगा ना, कि ये समझो ये अगर नीचे इससे गिर रहा है, ये एंड थोड़ा इधर खसकता है, ये जब ऐसे नीचे गिरेगा तो ये एंड थोड़ा सा खसकेगा। हाँ खसकेगा। अगर ये एंड खसक रहा है तो रॉड क्या होता है? रॉड होता है तुम्हारा, कैसा होता है रॉड? रिजिड होता है। अगर रॉड रिजिड है तो ये एंड इधर की तरफ खसक रहा है तो सारा इस पे जितना भी एंड होगा सबका सब थोड़ा थोड़ा इधर इधर खसकेगा, है कि नहीं? हाँ सर। थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ खिसकेगा सारे का सारा एंड, क्योंकि अगर ये इधर की तरफ खिसक रहा है ना तो रिजिडिटी के चलते इधर का भी एंड इधर का भी एंड सबका थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन जो भी पॉइंट ये ऊपर की तरफ है ना, इनके पास दो मोशन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और साथ ही साथ इधर की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर की तरफ शिफ्टिंग। ये पॉइंट ऐसे आएगा इधर, ये पॉइंट इधर जाएगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन बीच में जितने सारे पॉइंट है ना उनके दो कंपोनेंट है वेलोसिटी का। कौन कौन सा? एक डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। बीच में कोई भी जो पॉइंट है, ये पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आ रहा है और इधर भी मूव हो रहा है, ये भी पॉइंट इधर भी आ रहा है, इधर भी मूव हो रहा है। बाकी सारे किसी भी पॉइंट का अगर मोशन देखोगे ना तो दैट विल बी नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। कैसा मोशन होगा उनका? इसके अबाउट। और इसका अगर देखोगे तो कुछ देर बाद ये शिफ्ट होकर के यहाँ पे आएगा, उसके बाद जब यहाँ पे आया ना तो इसलिए इसका जब पाथ ट्रेस करते हैं तो पाथ ये ऐसा फॉलो करता है, तब तुमको कुछ देर बाद जाकर के क्या दिखेगा
कि रॉड पूरा ऐसे आकर के गिर गया। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से शिफ्ट हो गया, कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ऐसा नहीं कि रॉड यहाँ पे गिरा, सेंटर ऑफ मास यहाँ रह गया, आधा रॉड टूट करके इधर चला गया। रॉड ऐसे गिरेगा, सेंटर ऑफ मास कर्व पाथ ऐसे फॉलो करता है, यहाँ पे आकर के खत्म होता है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी कितनी कंपोनेंट है वेलोसिटी की, इधर और इधर, उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म से क्या मिलता है, एलिप्टिकल पाथ मिलता है। हर एक पॉइंट कोई भी दूसरा पॉइंट यहाँ ले। समझ में आ गया? और कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं सर। वर्टिकल वाला होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं ना। एक और उसमें ऑप्शन दिया था जिसमें ऐसा दिया हुआ था। ये कब होगा? जब रॉड जंप कर रहा है, उल्टा ऐसे हो रहा है। तो उल्टा तो मोशन हो नहीं ना, मोशन कैसे हो रहा है, इस तरीके का मोशन हो रहा है नीचे की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा तुम्हारा? पहले वाला। ऑप्शन ठीक करेगा। पहला वाला। किसी को दिक्कत पहले है? वाला। दिक्कत है किसी को इसमें? समझ लेना। नहीं समझ में आ सर। गया सबको? हो गया हाँ ना? सर। हाँ सर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर? थैंक यू एवरीवन। बोलो सर आज सर क्या पढ़ाए थे सर वो पहले, जब सर वो क्वेश्चन करा रहे थे उसके पहले? उस क्वेश्चन से पहले वही जो तुम्हारा पॉइंट मासेस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था। अगर पॉइंट मासेस, एक पॉइंट मास है एक लाइन से कितने आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ओके सर। कितना होता है, एम आर स्क्वायर। वो देख लेना, 10 MR मिनट का काम है, यूट्यूब हाँ पे सर सर। अपलोड कर देंगे। हाँ सर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।